हेलो स्टूडेंट्स, नीट कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन। इस टॉपिक से हर साल कम से कम 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसे बहुत ही क्लैरिटी के साथ पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सही हो सके। ठीक है बच्चों, तो आने वाले 10 से 15 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, जो कि 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो एंड तक वीडियो में मेरे साथ बने रहना, ताकि आप लोगों को अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो डीएनए हमारा डबल हेलिक्स है, उसका एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और उस टेम्पलेट को यूज करके जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो क्या करेगा? एमआरएनए की सिंथेसिस करेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन जो है हमारा, ये रेप्लिकेशन से किस तरह से सिमिलैरिटी शो करता है, किस तरह से डिफरेंसेस शो करता है, इसको हम लोग पहले एक नज़र में देखेंगे। जो हमारा रेप्लिकेशन है बच्चों, उसमें और ट्रांसक्रिप्शन में क्या सिमिलैरिटी है देख लेते हैं। जो रेप्लिकेशन है उसमें भी हम लोग एज ए टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड को यूज कर रहे हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें भी डीएनए स्ट्रैंड जो है यूज होता है एज ए टेम्पलेट। ठीक है, रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए भी एंजाइम्स चाहिए होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए भी एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो भी हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली सिमिलैरिटीज के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंसेस के बारे में, तो डिफरेंसेस क्या होते हैं रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में। रेप्लिकेशन में दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है एज ए टेम्पलेट यूज होते हैं, और दोनों से नए डीएनए की सिंथेसिस साथ साथ होती है। ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड है वही टेम्पलेट की तरह यूज होता है, दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट नहीं यूज होते हैं। रेप्लिकेशन में क्या है कि टोटल डीएनए जो है वो डुप्लीकेट होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो टोटल डीएनए है उसका एक बार में पूरा डुप्लीकेशन होगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, केवल एक सेगमेंट, किसी डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंडेड है उसका कोई एक सेगमेंट ही एक बार में ट्रांसक्राइब होगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। जो हमारा रेप्लिकेशन है वहां पे क्या होता है कि प्राइमर चाहिए ही चाहिए होता है ना, ये मस्ट है, बिना प्राइमर के सिंथेसिस नहीं हो सकती है। तो रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर इज रिक्वायर्ड, जबकि ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्राइमर की कोई नीड नहीं है, नो नीड ऑफ प्राइमर। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन में है हमारा कौन सा एंजाइम यूज होता है बच्चों, यहाँ पे जो हमारा एंजाइम यूज होगा वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज कर रहा है, इसीलिए ये है डीएनए डिपेंडेंट। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो इस एंजाइम्स की क्या खासियत है, ये एंजाइम भी लाइक डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसिस करता है, और इसको भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए होते हैं एज ए सबस्ट्रेट। ठीक है, जब न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मिलेंगे तभी ये 3 प्राइम डायरेक्शन में उनको ऐड करके सिंथेसिस को कैटालाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो आरएनए की सिंथेसिस होती है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो ऐड होते हैं, लेकिन जो थाइमिन होता है वो आरएनए में नहीं ऐड होता, उसकी जगह क्या ऐड होता है, यूरेसिल ऐड होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में कि दोनों स्ट्रैंड है जो दोनों स्ट्रैंड है ट्रांसक्रिप्शन के, वो क्यों नहीं टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, या दोनों स्ट्रैंड से एक साथ सिंथेसिस आरएनए की क्यों नहीं होती है। तो उसके पीछे दो रीजन बताए गए हैं कि अगर दोनों स्ट्रैंड एक साथ टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो क्या होगा कि जो आरएनए प्रोड्यूस होंगे उनमें डिफरेंट सीक्वेंसेस हो जाएंगे, और ये डिफरेंट सीक्वेंसेस होंगे, इनसे क्या होगा,
कि ये डिफरेंट सीक्वेंसेस अलग अलग प्रोटीन को इनकोड कर देंगे और अलग अलग प्रोटीन्स जो हैं वो बन जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी है उसमें कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या इन्होंने बताया है रीजन कि अगर साथ साथ दोनों स्ट्रैंड से सिंथेसिस हो रही है एमआरएनए की, तो उससे क्या होगा कि जो दो स्ट्रैंड बनेंगे एमआरएनए के, उससे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री शो करके वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि वो जो फर्दर जो प्रोटीन है उसके बनने में प्रॉब्लम आएगी। सपोज दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर इसमें हम लोग दोनों दोनों तरफ से अगर इससे आरएनए की सिंथेसिस होने लगे इस तरह से, तो ये दोनों आपस में पेयरिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि फर्दर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी उसमें डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्या है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों। जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री शो करता है। ठीक है, उसके दो स्ट्रैंड हैं, ये एक स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड, एक है हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड। ठीक है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है उसका क्या नेचर होता है कि वो हमेशा सिंथेसिस किस डायरेक्शन में करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वो स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करेगा आरएनए पॉलीमरेज के लिए। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड से सिंथेसिस कर पाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, इस तरह से। तो इस स्ट्रैंड को कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहाँ पे देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड जो है वो एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड काम कर रहा है। ठीक है, अब जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है डीएनए का जो टेम्पलेट की तरह काम नहीं कर रहा है वो क्या है, वो है कोडिंग स्ट्रैंड। नाम इसका कोडिंग स्ट्रैंड है लेकिन इससे कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा है आरएनए की सिंथेसिस का। ठीक है, तो जो हमारा आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से सिंथेसाइज हो रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि विच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वुड एक्ट एज टेम्पलेट, तो वो मैंने बताया। इसको डिसाइड करने के लिए दो रीजन होते हैं। एक तो प्रमोटर वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो जो प्रमोटर होता है, अ, ये हैंग कर गया थोड़ा सा, एक मिनट रुके। जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारे आरएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो जो हमारा टेम्पलेट है वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट होना चाहिए और वो स्ट्रैंड जो है हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी वाला होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये है कि जो आरएनए बनेगा हमारा वो किस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा और किस स्ट्रैंड के जैसा होगा, यानी सेम टू सेम होगा। तो देखते हैं इसको। जैसे ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, इससे हमारा जो एमआरएनए बनेगा वो कैसा होगा, एडेनिन के साथ हमारा कौन पेयर करेगा, यहाँ पे थाइमिन एमआरएनए में बनेगा नहीं, इसलिए यूरेसिल। जो थाइमिन है वहाँ क्या आ जाएगा, एडेनिन। ग्वानिन के साथ साइटोसिन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन। इसी तरह से यहाँ पे फिर से आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो हमारा आरएनए बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड के और सेम होगा किसके, हमारे कोडिंग स्ट्रैंड के। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली है। इससे एमसीक्यू या पीवाईक्यू पूछा भी गया होगा, लेकिन इससे ये पॉसिबल एमसीक्यू बनता है कि जो हमारा एमआरएनए है वो किसके सिमिलर होगा। तो सिमिलर किसके होगा, वो कोडिंग स्ट्रैंड के होगा, और जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला एक एमसीक्यू हमारा बनता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। कौन कौन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, प्रमोटर, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, इसमें देखते हैं।
जो सेगमेंट होता है डीएनए का, यानी जैसे कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसमें क्या है कि एक सेगमेंट जो है डीएनए का वो क्या कर रहा है, कोड कर रहा है पॉलीपेप्टाइड के लिए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे जीन, इसी को हम लोग कहेंगे सिस्ट्रॉन, ठीक है। कैसे कोड करेगा, पहले यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बनेगा उसमें सीक्वेंसेस होंगे पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। बच्चों मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, अभी हमने देखा कि जो हमारा सेगमेंट है डीएनए का वो पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है जिसको हमने जीन या सिस्ट्रॉन कहा। तो क्या होता है कि जो एक एमआरएनए है जब वो केवल एक पॉलीपेप्टाइड को इनकोड करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये मोस्टली यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और जब एक एमआरएनए से मल्टीपल प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं तो उसे कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये मोस्टली प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। जैसे कि ये एक एमआरएनए है, ठीक है, इसमें जो सीक्वेंसेस हैं उससे खाली एक ही प्रोटीन बनेगी। तो ये हो गया हमारा मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक एमआरएनए स्ट्रैंड है, इससे जब मल्टीपल प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाए, ये सब प्रोटीन है, ये एमआरएनए है, तो इसको कहेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये किस केस में देखने को मिलता है, ये मिलता है प्रोकैरियोट्स के केस में देखने को, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कपल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की। इसमें क्या है, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। इसके एक स्ट्रैंड से यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड किया, आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड किया और इससे क्या किया, एमआरएनए की सिंथेसिस की। और जैसे ही एमआरएनए की सिंथेसिस हुई, एमआरएनए थोड़ा सा बना, उससे क्या हुआ कि राइबोसोम अटैच हो गए और ये राइबोसोम अटैच होके क्या करने लगे, पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है डीएनए की स्ट्रैंड से, और उस ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बना है उससे पॉलीपेप्टाइड की भी सिंथेसिस हो रही है साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ साथ जो है हमारा आरएनए भी बन रहा है और उस आरएनए से प्रोटीन भी बन रही है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और ये जो मल्टीपल राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं इनको कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। बच्चों ये फिनोमिना जो होती है ये प्रेजेंट होती है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्यों प्रेजेंट होती है, एक इसका पॉसिबल रीजन ये है कि जो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म में जैसे जैसे एमआरएनए बनता है उस एमआरएनए से जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स अवेलेबल होते हैं उनसे प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू हो जाती है, ठीक है। वो एमआरएनए से बाइंड करते हैं, प्रोटीन मशीनरी वहीं पे ट्रांसलेशन मशीनरी असेंबल होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस भी साथ ही साथ होने लगती है, ठीक है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है इसकी क्या क्या यूनिट्स होती हैं और ये प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, यूकैरियोट्स में कैसे होता है, ये अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है उसकी बेसिकली 3 यूनिट है, एक प्रमोटर है, एक स्ट्रक्चरल जीन हो गया, एक टर्मिनेटर हो गया हमारा। जो प्रमोटर है इस रीजन से क्या होता है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, ठीक है। और ये तो मैंने बताया ही है कि जो प्रमोटर है वो डिफाइन करता है टेम्पलेट को और कोडिंग स्ट्रैंड को, ठीक है। जो टर्मिनेटर होता है हमारा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ ऐसे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एनकाउंटर करता है और उससे ट्रांसक्रिप्शन का एंड होता है। ये स्ट्रक्चरल जीन वाला वो पार्ट है जिससे एमआरएनए की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो कैसे, जो प्रमोटर वाला रीजन है यहाँ पे, जो प्रमोटर वाला रीजन है वहां पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एक इनिशिएशन फैक्टर होता है बच्चों जिसे कहते हैं
सिग्मा इनिशिएशन फैक्टर। प्रोकैरियोट्स के केस में सिग्मा क्या होता है, इनिशिएशन फैक्टर होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज प्लस जब ये सिग्मा फैक्टर दोनों आपस में बाइंड करते हैं प्रमोटर वाले रीजन में, तो क्या होता है, वहां से हमारा आरएनए जो है ओपन हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट मिल जाती है। इससे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज वहां से एमआरएनए की सिंथेसिस शुरू कर देता है। ठीक है, फिर इलोंगेशन वाला प्रोसेस आता है। इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो सिग्मा फैक्टर होता है ना ये हमारा, ये रिलीज हो जाता है, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअसली सिंथेसिस करता है एमआरएनए की। ठीक है, फिर टर्मिनेशन वाले सीक्वेंस से इनकाउंटर करता है आरएनए पॉलीमरेज और वहीं पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज और एमआरएनए दोनों रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और टर्मिनेशन फैक्टर यहाँ पे कौन सा है, रो ये टर्मिनेशन फैक्टर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है कि इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर है प्रोकैरियोट्स में, तो उसमें याद रखना है सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर को याद रखना है हमको, और टर्मिनेशन फैक्टर रो को याद रखना है हमको टर्मिनेशन के लिए। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इनकाउंटर करेगा और टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आरएनए पॉलीमरेज अकेले ही जो है इनिशिएट कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन को, क्या सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, तो अकेले नहीं इनिशिएट करता, सिग्मा फैक्टर जो है वो ज़रूरी है ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए। इसी तरह से रो प्रोटीन जो है रिक्वायर्ड है टर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन। इसमें हमने इनिशिएशन देखा, इलोंगेशन देखा, टर्मिनेशन देखा। इनिशिएशन में हमने क्या देखा कि आरएनए पॉलीमरेज हमारा बाइंड करता है सिग्मा के साथ, और सिग्मा जो है हमारा क्या है, इनिशिएशन फैक्टर है। ये दोनों मिलके जो है प्रमोटर वाले रीजन पे बाइंड करेंगे और वहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, इलोंगेशन वाली फेज में सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा और वहां से आरएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू करेगा सिंथेसिस को और फिर टर्मिनेटर वाले रीजन पे इनकाउंटर करेगा रो फैक्टर को, उसके बाद रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन बच्चों जो यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी प्रोकैरियोट्स के केस से थोड़ा ज़्यादा सी होती है। जैसे वहाँ पे दो कॉम्प्लेक्सिटी ये प्रेजेंट होती है। पहली बात तो ये कि वहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस के लिए जो 3 तरह का हमारा आरएनए है उनकी सिंथेसिस के लिए अलग अलग पॉलीमरेज असाइन होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेंगे हम लोग, RMT 1 2 3। आर आरएनए की सिंथेसिस के लिए पॉलीमरेज 1, mRNA की सिंथेसिस के लिए पॉलीमरेज 2 और tRNA की सिंथेसिस के लिए पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रख लेंगे, RMT 1 2 3। ठीक है, साथ ही साथ हम और देख लेते हैं कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो आरआरएनए की सिंथेसिस करता है, साथ ही साथ 28 आरआरएनए की सिंथेसिस करता है, 18 आरआरएनए की सिंथेसिस करता है और 5.8 आरएनए की सिंथेसिस करता है। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है वो खाली एमआरएनए की सिंथेसिस करता है। जो पॉलीमरेज 3 होता है वो सिंथेसिस करता है किसकी, टीआरएनए की, और साथ ही साथ 5 एसआरआरएनए की और एसएनआरएनए। ये एसएनआरएनए क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है। ये कहाँ पे यूज होगा, ये हम लोग स्प्लाइसिंग में इसको देखते हैं। ठीक है, दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या अराइज होती है, दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये अराइज होती है कि जो हमारा यूकैरियोट्स है उसका जो आरएनए बनता है ना बच्चों, उसमें दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं। जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं ये होते हैं हमारे इंट्रॉन्स,
जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं ये हमारे होते हैं एक्सॉन्स, इनको एक्सॉन्स कहते हैं। जो इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग, यानी कि ये प्रोटीन को इनकोड नहीं करते। और जो हमारे कोडिंग सीक्वेंस होते हैं खाली यही जो है प्रोटीन को इनकोड करते हैं। ठीक है, तो जब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा एमआरएनए बनता है वो क्या होता है, वो इमेच्योर एमआरएनए होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं HNRNA। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग होती है, तो इस प्रोसेसिंग में इसकी क्या होगा, स्प्लाइसिंग वाला जो प्रोसेस होगा उससे क्या होगा, जो नॉन कोडिंग वाले सीक्वेंसेस हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये जो हमारे इंट्रॉन्स वाले सीक्वेंसेस हैं इनको रिमूव कर दिया जाएगा, और जो हमारे एक्सॉन वाले सीक्वेंसेस हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे इस तरह से, और ये बना जाएगा हमारा मैच्योर एमआरएनए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी कि यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन में कॉम्प्लेक्सिटी में दो चीजें हमने देखी कि एक तो यहाँ पे हर आरएनए की सिंथेसिस के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा। दूसरी चीज, जो यूकैरियोटिक एमआरएनए बनेगा वो नेसेंट एमआरएनए होगा, इमेच्योर एमआरएनए होगा, जिसकी स्प्लाइसिंग होने के बाद एक मैच्योर आरएनए तैयार होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसमें भी सेम वही चीज होती है कि प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ भी जो है कई सारे सीक्वेंसेस होते हैं प्रमोटर रीजन पे। हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ रहे हैं, पर यहाँ भी जैसे सिग्मा फैक्टर था प्रोकैरियोट्स के केस में इनिशिएशन फैक्टर, ऐसे ही यूकैरियोट्स के केस में भी इनिशिएशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज़्यादा होती है, पर हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड किया प्रोमोटर रीजन से, उसने वहां पे क्या किया, आरएनए की सिंथेसिस शुरू करी। ठीक है, आरएनए की सिंथेसिस हुई कहाँ पे, और ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है न्यूक्लियस में। ठीक है, उसने आरएनए की सिंथेसिस करी। अब आरएनए की सिंथेसिस जैसे हुई, साथ ही साथ क्या हो रहा है, 5 प्राइम एंड पे कैपिंग हो रही है। कैपिंग क्यों हो रही है बच्चों, कैपिंग इसलिए हो रही है क्योंकि उसको ट्रांसफर करना है ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में कई डिग्रेडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो एमआरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं। इसीलिए एमआरएनए को स्टेबल करने के लिए इसके 5 प्राइम एंड पे कैप पहनाई जाती है, और जो 3 प्राइम एंड होता है वहाँ पे 200 से 300 रेसिड्यू एडेनिन के जोड़े जाते हैं, इसको कहते हैं टेलिन। ठीक है, तो इस तरह से एमआरएनए की प्रोसेसिंग भी होती रहती है साथ ही साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनिशिएशन में एमआरएनए की सिंथेसिस होनी शुरू हो गई है, आरएनए पॉलीमरेज ने इसको बाइंड करा है, डीएनए को बाइंड करा है आरएनए पॉलीमरेज ने, और सिंथेसाइज करना इसने शुरू किया है एमआरएनए को। ठीक है, एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही है, साथ ही साथ इसमें 5 प्राइम एंड पे देख रहे हैं कि कैपिंग हो रही है। कैपिंग में क्या होता है कि एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग 5 मिथाइल ग्वानोसिन कहते हैं, ये 5 प्राइम एंड पे HNRNA के ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिथाइल ग्वानोसिन ऐड हो गया। ठीक है, अब mRNA बनकर तैयार हो गया, आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस तक पहुंचा, उसके बाद जो है आरएनए की सिंथेसिस टर्मिनेट हो गई। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 5 प्राइम में कैपिंग हो गई है, लेकिन 3 प्राइम एंड अभी हमारा जो है खाली है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉली ए टेल ऐड होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन। ये पूछा जाए कि पॉली एडिनाइलेशन क्या होता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं टेलिंग।
यहाँ पे क्या होगा, 200 to 300 एडेनिन रेसिड्यू ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो mRNA है वो प्रोटेक्टेड है, 5 प्राइम पे कैप से प्रोटेक्टेड है और 3 प्राइम पे टेल से प्रोटेक्टेड है, जो है ये हमारी पॉली ए टेल है। पॉली ए टेल क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडेनिन जो है वो जुड़ के एक टेल बना रहे हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं पॉली ए टेल। ठीक है, और ये हमारा mRNA तैयार हो गया। ठीक है, वो स्प्लाइसिंग वाला मैंने बता ही दिया कि स्प्लाइसिंग होगी, जिससे क्या होगा, एक्सॉन्स जो है वो आपस में ज्वाइन करा दिए जाएंगे और जो इंट्रॉन्स हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे। अब ये जो हमारा ये बना है, ये HNRNA से अब ये मैच्योर RNA बन चुका है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, mRNA। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूकैरियोट्स का भी ट्रांसक्रिप्शन। एक बार इसको हम लोग बहुत ही ब्रीफ में समराइज करेंगे, देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि डीएनए से mRNA की सिंथेसिस जो हो रही थी उसको कह रहे थे ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा यूज हुआ था यहाँ पे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने डिफरेंस देखा था कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या, सॉरी, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो रेप्लिकेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है उसमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था कि रेप्लिकेशन में जो है दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट यूज किए जाते हैं और साइमल्टेनियसली सिंथेसिस होती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से नेक्स्ट डीएनए की। ठीक है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या था कि सिंगल स्ट्रैंड ही यूज हो रहा था एज ए टेम्पलेट। फिर हमने देखा था कि जो है रेप्लिकेशन में टोटल डीएनए एक बार में डुप्लीकेट होता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक सेगमेंट ही है डीएनए का जो डुप्लीकेट होता है mRNA में। रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है उसको हमेशा एक प्राइमर चाहिए होता है फ्री थ्री प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड करने के लिए, जिससे वो सिंथेसिस को कंटिन्यू करता है। लेकिन हमारे ट्रांसक्रिप्शन वाले एंजाइम को यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही सिंथेसिस स्टार्ट कर सकता है। फिर हमने देखा था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि ये भी 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस करते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि आरएनए पॉली जो हमारा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे भी एज सबस्ट्रेट यूज होता है, बस यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि क्यों हमारे दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कॉपी नहीं होते हैं mRNA में। उसके पीछे दो रीजन बताए थे कि अगर दोनों स्ट्रैंड एक साथ जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करने लगेंगे तो क्या होगा कि जो प्रोटीन बनेगी उसके सीक्वेंसेस डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा हमने ये देखा था कि mRNA जो है हमारे वो आपस में पेयर करके डबल स्ट्रैंड भी बना सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा वो हॉल्ट हो जाएगा। फिर हमने देखा था कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, तो हमने इसमें देखा था कि जो डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड जो 3 प्राइम to 5 प्राइम पोलैरिटी वाला होगा और जिसमें प्रोमोटर प्रेजेंट होगा वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा। ठीक है, और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा जो टेम्पलेट की तरह काम नहीं करता उसको कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा mRNA टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और कोडिंग स्ट्रैंड का सिमिलर होगा। ये चीज हमने यहाँ पे देखी थी। नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा था कि सिस्ट्रॉन क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या है। हमने देखा था कि जो डीएनए का एक सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा उसको कहेंगे जीन या सिस्ट्रॉन, और जब यही जीन या सिस्ट्रॉन जब सिंगल mRNA से सिंगल पॉलीपेप्टाइड इनकोड होगी तो उसको कहेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक, जो यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। और जब सिंगल mRNA से मल्टीपल प्रोटीन्स इनकोड होंगी तो उसे कहेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जो कि प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड रिएक्शन क्या होती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जैसे जैसे mRNA की सिंथेसिस हो रही है उसी mRNA से साथ ही साथ प्रोटीन की भी सिंथेसिस हो रही है। इसमें हमने दो चीज देखी थी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ में हो रहा है, साथ ही हमने देखा था कि पॉलीजोम क्या होता है, जब मल्टीपल राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस एक साथ कर रहे हैं तो उसे कह रहे हैं पॉलीजोम। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स क्या क्या है, प्रोमोटर के बारे में देखा, स्ट्रक्चरल जीन के बारे में जाना और टर्मिनेशन के बारे में जाना।
ठीक है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या देखा कि जो है आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर जो इनिशिएशन फैक्टर है उसके साथ साथ में बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से बाइंड करेंगे ये लोग, और उसके बाद जो है आरएनए की सिंथेसिस करना शुरू हो जाएगी। फिर इलांगेशन में देखा था कि जो सिग्मा फैक्टर है वो रिलीज हो गया था और आरएनए पॉलीमरेज ने सिंथेसिस को कंटिन्यू किया था। फिर टर्मिनेशन में हमने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज इनकाउंटर करता है रो फैक्टर को, जो कि हमारा टर्मिनेशन सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से टर्मिनेशन हो रहा था। फिर हमने देखा था कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, और ये भी देखा था कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में एडिशनल कुछ कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो हर तरह के आरएनए की सिंथेसिस करता है, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स में हर आरएनए की सिंथेसिस के लिए एक अलग पॉलीमरेज असाइन होता है। जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ पे आरएमटी याद करने को बोला था मैंने, 1 2 3 आरएमटी। ठीक है, तो यहाँ पे आरआरएनए की सिंथेसिस के लिए पॉलीमरेज 1 जो साथ ही साथ सिंथेसाइज कर रहा था 28 आरआरएनए, 18 आरआरएनए और 5.8 आरआरएनए। साथ ही हमारा दूसरा जो था एमआरएनए वो सिंथेसाइज हो रहा था पॉलीमरेज 2 से, पॉलीमरेज 2 से, और जो तीसरा हमारा टीआरएनए वो सिंथेसाइज हो रहा था पॉलीमरेज 3 से, और ये साथ ही साथ सिंथेसाइज कर रहा था S5 SRRNA SNRNA को। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था एक प्रोसेसिंग इवेंट जो सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी होती है यूकैरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शन में, उसमें हमने देखा था कि जो एमआरएनए बनता है वो इमेच्योर होता है, जिसको कहते हैं एचएनआरएनए। इसकी प्रोसेसिंग होगी, इससे जो है क्या हुए, इंट्रॉन्स का रिमूवल हुआ, एक्सॉन्स आपस में ज्वाइन किए गए, उससे क्या बना, हमारा मैच्योर एमआरएनए बन गया, जो फर्दर इनकोड करेगा प्रोटीन को, यानी कि इस मैच्योर एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन। अभी हम लोग इससे रिलेटेड लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजन इन डीएनए एंड दीज आर विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड। तो देखते हैं, रिप्रेशर, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन। तो हमने स्ट्रक्चरल जीन तो देखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, पर ऑपरेटर और रिप्रेशर नहीं देखा है। हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या था, प्रोमोटर था, स्ट्रक्चरल जीन था, और क्या था, टर्मिनेटर था। ठीक है, तो ये तीनों सीक्वेंस हमारे जहाँ प्रेजेंट होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। डी वाले में देखिए, प्रोमोटर प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, टर्मिनेटर प्रेजेंट है, तो हमारे ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या है, सही हो गया। दूसरा क्या है, which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase to given template। यहाँ पे ये एक टेम्पलेट दिया है, 3' T A C A T G G C A A A T A T C C। ठीक है, इतने में ही पता चल जाएगा। अब इसको इसमें बताना क्या है, विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू गिवन टेम्पलेट। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वही हमारा एमआरएनए होगा। ठीक है, यही तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा। टेम्पलेट से अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है, नया एमआरएनए बनाना है जो, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा, क्योंकि हमारा डीएनए हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री नेचर शो करता है और आरएनए भी हमारा डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो एक स्ट्रैंड की सिंथेसिस अगर 3' टू 5' है, तो दूसरी स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी, 5' टू 3'। तो थाइमिन की जगह एडेनिन, एडेनिन किससे पेयर कर लेगा, यूरेसिल से कर लेगा, क्योंकि हमारा आरएनए में थाइमिन से पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, फिर से यूरेसिल आ जाएगा, थाइमिन की जगह एडेनिन आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे भी यू आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, यहाँ पे भी यू आ जाएगा, यहाँ पे जी जी आ जाएगा हमारा। तो मिला लेते हैं, ए यू जी, यू ए सी, ए यू जी, यू ए सी, जी जी यू, जी यू यू, सॉरी, तो ये जी यू यू। तो इस तरह से हमारा कौन सा सीक्वेंस सही हो रहा है, हमारा ये फर्स्ट वाला सीक्वेंस सही हो रहा है। देखिए यहाँ पे ए यू जी तक तो सही है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, यू ए आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं, यू ए सी है। यहाँ पे भी ए यू जी आ रहा है, लेकिन यू ए सी, यू ए सी तो हमारा नहीं, यू ए सी भी आ गया, चलिए ठीक है। आगे सी जी यू, सी जी यू आ रहा है, यू यू ए, यू यू ए आ रहा है, ए जी जी, यहाँ पे गलत हो गया हमारा, यू जी जी आ रहा है, तो ये सीक्वेंस भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, और ये तो शुरुआत में ही गलत हो रहा है, ए टी जी, ये तो हमारा आ ही नहीं रहा है। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला। और इसको अगर जल्दी करना है तो हम लोग इसको ऐसे थोड़ा सा रैंडमली भी करके देख सकते हैं। आगे के हमने इतने सीक्वेंस मिला के देख लो, कॉम्प्लीमेंट्री करा के देख लो, पीछे कितने सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री करा के देख लो, बीच कितने सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री करा लो, तो ऑलमोस्ट हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, चाहो तो कर सकते हो, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैचिंग मैच कराना है। RNA polymerase 3 termination of transcription splicing of exon and tata box, इसमें हमको मैच कराना है दूसरे, तो दूसरे वाले लिस्ट 2 से। तो RNA polymerase हमारा क्या करता है, RNA polymerase थर्ड सिंथेसिस करता है किसकी, अभी मैंने बताया था, RMT1 2 3। तो यहाँ पे 3 की बात की है, तो ये किसकी सिंथेसिस करेगा, टीआरएनए की। टीआरएनए हमारा कहाँ दिया है ये, तो हमारा एक ऑप्शन जहाँ पे होगा 4। ठीक है, दूसरा देखते हैं, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अभी हमने देखा रो फैक्टर जो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है, तो इसका ऑप्शन थर्ड बी वाला थर्ड से मैच करेगा। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन, यहाँ पे अभी हमने देखा था कि SNRNA रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, SNRNA कहाँ पे है, फर्स्ट में है, तो सी का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। और ये टाटा टाटा बॉक्स क्या है, ये यूकैरियोट्स में, ये इसमें देखते हैं, ये प्रोमोटर वाले रीजन में होता है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो ये प्रोमोटर वाला रीजन होता है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, तो हमारा क्या सीक्वेंस बन के आ गया, ए का 4, बी का थर्ड, सी का 1, डी का 2। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, given below are the statements regarding the RNA polymerase in prokaryotes। ठीक है, RNA polymerase के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसके बारे में बताना है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि इन प्रोकैरियोट्स RNA polymerase is capable of catalyzing the process of elongation during transcription। ठीक है, RNA polymerase is capable of catalyzing the process of elongation। अभी हमने देखा था कि जो elongation वाला प्रोसेस था उसमें क्या हो रहा था कि हमारा जो सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर था, जो रिलीज हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज अकेले ही इलोंगेशन करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज हमारा कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। सेकेंड देखते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद रो फैक्टर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। नहीं, ये यहाँ पे अगर होता टू टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन, तो ये हो जाता सही हमारा। लेकिन अगर रो फैक्टर की बात की ना, तो रो फैक्टर हमारा टर्मिनेशन फैक्टर है, ना कि इनिशिएशन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अगर यहाँ पे हमारा रो की जगह सिग्मा होता तो सही हो जाता। तो अब देखते हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। ये भी गलत हो गया हमारा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया,
स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी स्टेटमेंट देके पूछा गया है। स्टेटमेंट 1, इन यूकैरियोट देयर आर 3 RNA polymerases in the nucleus in addition to RNA polymerase found in organelle। दूसरा क्या कह रहा है, all the 3 RNA polymerases in eukaryotic nucleus have different roles। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 3 RNA पॉलीमरेज हैं न्यूक्लियस में जो अलग अलग RNA की सिंथेसिस कर रहे हैं। फिर से वही 1 2 3 वाला, ठीक है, RM की 1 2 3। तो ये हमारा यहाँ तक ठीक है। इन एडिशन टू द RNA पॉलीमरेज फाउंड इन ऑर्गेनेल। हाँ तो ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, यहाँ पे सबका अलग अलग RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, ऑल द 3 RNA पॉलीमरेज इन द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैव डिफरेंट रोल। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। एक RNA की सिंथेसिस कर रहा है, एक tRNA की सिंथेसिस कर रहा है, एक mRNA की सिंथेसिस कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक, जिसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा है। अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट होगा तो आप लोग उसको जो है कमेंट सेक्शन में पूछना और मैं उसका आंसर करूँगी, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो उसको आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।